एक 13 साल का लड़का एक दिन अपने घर से भाग जाता है। वो इतना गरीब है कि उसे मजबूरन जंगलों तक में सोना पड़ता है और आगे चल के यही लड़का अपने नाम से एक कंपनी की शुरुआत करता है और आज के टाइम में वो कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी फैशन ब्रांड की कंपनी बन चुकी है। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ लुई विटॉन। लुई विटॉन का जन्म 4 अगस्त 1821 को फ्रांस के आसे नाम के गांव में हुआ था। इनके फादर का नाम एक्जेवियर विटॉन था जो कि एक गरीब किसान थे और इनकी मदर का नाम कोरोने था जो कि हैट्स बनाकर बेचती थी। एलवी के घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी जिसकी वजह से एलवी को अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने फादर के साथ खेतों में काम तक करना पड़ा। लेकिन ईयर 1831 में जब एलवी 10 साल के हैं तब उनकी मदर की डेथ हो जाती है, जिसके बाद ईयर 1831 में ही एलवी के फादर एक दूसरी शादी कर लेते हैं, जिसके बाद एलवी की नई स्टेप मदर एलवी को बहुत परेशान करना शुरू कर देती हैं और इसमें उनके फादर भी कुछ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ईयर 1835 में जब एलवी 13 साल के हैं तो वो अपनी स्टेप मदर से इतना परेशान हो जाते हैं कि वो एक रात को बिना किसी को कुछ बताए अपना घर छोड़कर पेरिस की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन आसे से पेरिस तक की दूरी करीब 292 माइल्स होती है और लुइस के पास इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए कोई पैसे भी नहीं होते, इसलिए एलवी पेरिस की तरफ पैदल ही चल पड़ते हैं और बीच बीच में जो गांव पड़ते हैं वहां पर वो कुछ काम किया करते थे जिससे कि उनके खाने और सोने का इंतजाम हो जाए। और बहुत बार तो उन्हें कोई गांव ना मिलने पर जंगल में ही सोना पड़ता था और ऐसे ही ये सिलसिला 2 सालों तक चलता रहा और फाइनली एलवी ईयर 1837 को पेरिस पहुंच जाते हैं। पेरिस पहुंचने के बाद में एलवी को काम की तलाश होती है और एलवी के लिए एक अच्छी खबर ये थी कि उसी समय में पेरिस में नई ट्रेन सर्विस की शुरुआत हुई थी, जिसकी वजह से उस एरिया में ट्रंक्स बनाने वालों की बहुत कमी थी और ऐसे में एक मोसियार नाम का बॉक्स मेकर उन्हें अपने यहाँ पर काम पर रख लेता है और एलवी वहाँ पर पूरी मेहनत से मन लगाकर काम करते हैं और एलवी वहाँ पर 16 सालों तक यानी 1852 तक काम करते हैं। और इस बीच में एलवी का काम इतना अच्छा होता है कि जो भी उस शॉप में ट्रंक्स बनवाने के लिए आता है वो खास तौर पर अपने ट्रंक्स एलवी से ही बनवाना चाहता है। और ईयर 1852 के आसपास तो एलवी इतना अच्छा काम करते हैं कि जो फ्रांस की रॉयल फैमिली होती है उसके कुछ मेंबर भी एलवी को अपना ट्रंक बनवाने के लिए रख लेते हैं और उस पूरे एरिया में एलवी और एलवी के काम का नाम चलने लगता है। इसके बाद एलवी 22 अप्रैल 1854 को शादी कर लेते हैं और इसके कुछ समय के बाद ही वो अपनी खुद की शॉप भी ओपन कर लेते हैं। लेकिन अपनी खुद की शॉप ओपन करने के बाद वो ट्रंक्स को खुद नहीं बनाते बल्कि किसी और ही डिस्ट्रीब्यूटर से ट्रंक को परचेज करते हैं, जिसकी वजह से ट्रंक्स की क्वालिटी बहुत ही लो होती है और वो एलवी के कस्टमर्स को पसंद नहीं आया करते थे, क्योंकि एलवी अपने ट्रंक्स को 1854 से पहले खुद ही बनाया करते थे और वो अपने ट्रंक्स को बनाने में हर एक बारीकी का ध्यान रखते थे जो कि कोई और डिस्ट्रीब्यूटर उनके लिए नहीं करता था। इसलिए एलवी ईयर 1858 में अपना खुद का ट्रंक मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें कि वो ट्रंक बनाते समय हर एक बारीकी पर ध्यान देते हैं, जिससे कि अब ट्रंक्स उनके कस्टमर्स को पसंद आने लगते हैं। और ऐसे ही एलवी एक डिटेल पर ध्यान देते हैं और वो डिटेल ये होती है कि ईयर 1858 में जब एलवी ट्रंक्स बनाते हैं तो वो डोम शेप ट्रंक्स बनाते हैं जो कि बहुत भारी होते हैं और उन्हें ट्रेन्स में रखने में बहुत दिक्कत जाती है और अभी तक डोम शेप के ट्रंक्स ही बाजार में मौजूद थे। लेकिन एलवी ट्रंक्स के लिए एक नया डिज़ाइन बनाते हैं। एलवी ट्रंक्स को फ्लैट हेड बनाना शुरू कर देते हैं जो कि बहुत जल्दी बहुत पॉपुलर हो जाते हैं क्योंकि इन्हें ट्रेन में जमाना बहुत आसान होता है और साथ में ही एलवी अपने ट्रंक्स में प्रीमियम मटेरियल जैसे
कैनवास का यूज़ करते हैं, जो कि कस्टमर्स को बहुत पसंद आता है। और ईयर 1859 में एलवी के ट्रंक्स की डिमांड बहुत हाई हो जाती है और साथ में ही एलवी कस्टमाइज्ड ट्रंक्स भी बनाना शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही समय आता है ईयर 1869 का, जब स्विस कनाल की ओपनिंग होती है, जिसमें फ्रांस के बहुत सारे अमीर लोग इस इवेंट में एलवी के बैग लेकर जाते हैं, जहां पर दूसरे देशों से भी बहुत सारे अमीर लोग आए हुए थे। और वो लोग एलवी के बैग को देखकर इतना इम्प्रेस होते हैं कि वो अपने अपने देशों से एलवी को फ्रांस में अपने ट्रंक्स बनाने के लिए ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं, जिसके साथ एलवी को फ्रांस के बाहर से भी इंटरनेशनल ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं। और एलवी फ्रांस के साथ साथ दुनिया भर के बाकी देशों में भी फेमस होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके बाद ही एलवी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। स्विस कनाल की ओपनिंग के एक साल बाद ही ईयर 1870 में प्रोनो रशियन वॉर शुरू हो जाती है, जिससे कि फ्रांस में हर तरफ अफरा तफरी होती है और वॉर की वजह से पूरा बिजनेस और पूरा बाजार ठप पड़ जाता है और हालात इतने खराब हो जाते हैं कि एलवी को अपना घर छोड़कर शेल्टर में रहने जाना पड़ता है और एक बार फिर से एलवी होमलेस हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वॉर खत्म होती है तो एलवी फिर से एक न्यू स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए वो शहर की सबसे मेन लोकेशन में अपनी शॉप को ओपन करते हैं और एक बार फिर से एलवी का बिजनेस चल पड़ता है। इसके बाद ईयर 1885 में लुई विटॉन के बेटे, जो कि लंदन में अपनी पढ़ाई करने के लिए गए थे, वो वापस फ्रांस लुई विटॉन के पास आते हैं और वो लुई विटॉन को लंदन में अपनी एक ब्रांच ओपन करने का सुझाव देते हैं और वो किसी तरीके से एलवी को लंदन में अपना एक स्टोर ओपन करने के लिए मना लेते हैं। जिसके बाद पहली बार फ्रांस के बाहर एलवी का कोई स्टोर खोला गया था। लेकिन इसके बाद एलवी ब्रांड इतना फेमस हो चुका था कि इसकी कॉपीज बनना शुरू हो गई थी, जिसके बाद एलवी ने इसे कॉपी होने से बचाने और ताकि कस्टमर इनके ओरिजिनल प्रोडक्ट की पहचान कर सकें, इसीलिए एक अलग लॉक सिस्टम बनाया, जो कि इन्होंने अपने ट्रंक्स में लगा दिया, जिसका नाम उन्होंने टम्बलर लॉक रखा, जो कि बहुत मजबूत लॉक था और जिससे कि चोर भी इस बैग को खोल नहीं पाते थे। और बाजार में भी टम्बलर लॉक होने की वजह से एलवी के ओरिजिनल प्रोडक्ट को पहचानना बहुत आसान हो गया था, जिससे कि जो एलवी के डुप्लीकेट प्रोडक्ट लोग बनाकर बेचते थे उनमें रोक लगना शुरू हो गई थी। लेकिन इसके बाद 27 February 1892 में एलवी की ब्रेन कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है, जिसके बाद एलवी ब्रांड को संभालने का पूरा जिम्मा इनके बेटे जॉर्ज विटॉन पर आ जाता है और जॉर्ज इस ब्रांड को बाखूबी संभालते हैं और वो एलवी के बैग्स के लिए कुछ नए डिज़ाइन बनाते हैं, जो कि आज भी बहुत फेमस है। और आगे चलकर ये कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होती है, जिसके बाद एलवी के शेयर्स पब्लिक के लिए ओपन हो जाते हैं। और इसके साथ ही एक टाइम ऐसा आया जब लुई विटॉन कंपनी में लुई विटॉन के परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है और आज इस कंपनी की नेटवर्थ $120 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है। सो दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ लुई विटॉन। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हम आगे और बेहतरीन वीडियोस लाते रहें।